गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कैटालिसिस। देखिए, कैटालिसिस को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कैटलिस्ट क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देखेंगे कि कैटलिस्ट क्या होता है। ठीक है, तो कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो क्या करता है, किसी रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करता है। ठीक है, किसी रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है विदाउट गेटिंग कंज्यूम्ड इन द केमिकल रिएक्शन। खुद कंज्यूम नहीं होता केमिकल रिएक्शन में, लेकिन जिस केमिकल रिएक्शन में आप कैटलिस्ट को डालते हो उस केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है। क्लियर? सो एक कैटलिस्ट में बी defined as the substance which increases the speed of a reaction without getting consumed in the chemical reaction। क्लियर? ये क्या करता है, कैटलिस्ट क्या करता है, ऐसा सब्सटेंस होता है जो किसी रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है लेकिन खुद उस रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होता है। जनरली कैटलिस्ट भी हमारे पास दो तरह के होते हैं। हमारे पास ऐसे कैटलिस्ट भी होते हैं जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाते हैं और ऐसे कैटलिस्ट भी होते हैं जो रिएक्शन की स्पीड को कम करते हैं। जनरली जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाते हैं उसको हम लोग पॉजिटिव कैटलिस्ट बोलते हैं, और जो रिएक्शन की स्पीड को कम करते हैं उनको हम लोग नेगेटिव कैटलिस्ट बोलते हैं। लेकिन नेगेटिव कैटलिस्ट हम लोग बड़ा कम यूज़ करते हैं, तो जनरली हम लोग यहाँ पर जो बात करेंगे वो पॉजिटिव कैटलिस्ट की ही बात करेंगे। ठीक है, तो कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होता है जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है लेकिन खुद रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होता है। क्लियर? और ऐसा प्रोसेस जिसमें हम लोग कैटलिस्ट को यूज़ करते हैं किसी रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाने के लिए, उस प्रोसेस को बोला जाता है कैटालिसिस। मतलब द प्रोसेस इन्वॉल्विंग द यूज़ ऑफ कैटलिस्ट। जब हम किसी एक प्रोसेस में कैटलिस्ट को यूज़ करते हैं तो उस प्रोसेस को बोला जाता है क्या? कैटालिसिस बोला जाता है। क्लियर? तो कैटालिसिस क्या होगी फिर हमारी? कैटालिसिस क्या हो जाएगी? द प्रोसेस involving the use of catalyst in a chemical reaction is known as कैटालिसिस। ऐसे प्रोसेस जिसमें कैटलिस्ट का यूज़ होता है उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? कैटालिसिस बोलते हैं। क्लियर? अब कैटलिस्ट की हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, यहाँ से कहिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, तो उनको देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, कैटलिस्ट की हमारे पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उनको देख लेते हैं। जैसे एक कैटलिस्ट कैन नॉट इनिशिएट द रिएक्शन। एक कैटलिस्ट कभी भी रिएक्शन को इनिशिएट नहीं करता। कैन नॉट इनिशिएट द रिएक्शन। एक कैटलिस्ट कभी भी रिएक्शन को स्टार्ट नहीं कराता है। ठीक है, एक कैटलिस्ट कैन नॉट इनिशिएट ए रिएक्शन। कैटलिस्ट जो है वो रिएक्शन को इनिशिएट नहीं करता, स्टार्ट नहीं करता। हाँ, वो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाता ज़रूर है। जब रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी तो उसको और ज़्यादा स्पीड से कराने में हेल्प करता है, उसकी स्पीड को बढ़ाने में हेल्प करता है। क्लियर? नेक्स्ट आ गया ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट इज sufficient टू catalyze ए पर्टिकुलर रिएक्शन। ठीक है, थोड़ा कैटलिस्ट भी अगर हमारे पास होगा, स्मॉल अमाउंट भी अगर कैटलिस्ट का होगा तो वो सफिशिएंट होगा किसी भी
केमिकल रिएक्शन को कैटलाइज कराने में। मतलब वो किसी भी रिएक्शन को थोड़ा सा अमाउंट, ऐसा नहीं कि हमें कैटलिस्ट बहुत ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होता है, थोड़ा सा कैटलिस्ट हमें चाहिए होता है रिएक्शन को कैटलाइज करने के लिए। क्यों? क्योंकि कैटलिस्ट जो है वो रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होता है, तो थोड़ा सा कैटलिस्ट भी अगर होगा तो वो पूरी रिएक्शन को की स्पीड को बढ़ा देगा, क्योंकि कैटलिस्ट ने खुद कंज्यूम नहीं होना है। जो चीज़ ख़त्म होगी उसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, कैटलिस्ट ने ख़त्म तो होना ही नहीं है, उसने कंज्यूम होना ही नहीं है, तो इसलिए हमें उसका ज़्यादा अमाउंट जानने की ज़रूरत भी नहीं है। थोड़ा सा अमाउंट भी होगा कैटलिस्ट का तो वो रिएक्शन को कैटलाइज करा देगा। क्लियर? नेक्स्ट बात वही आ गई, कैटलिस्ट रिमेन अनचेंज्ड। रिमेन अनचेंज, कैटलिस्ट अनचेंज रहता है फिजिकली भी एज वेल एज केमिकली। फिजिकली भी अनचेंज रहता है एंड केमिकली भी अनचेंज रहता है। मतलब फिजिकली मास वगैरह में भी उसका कोई चेंज नहीं आता है और केमिकली उसकी कंपोजिशन में भी कोई चेंज नहीं आता है। तो कैटलिस्ट अनचेंज रहता है ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट आ गया फिर स्पेसिफिक नेचर। कैटलिस्ट का नेचर क्या होता है? स्पेसिफिक होता है। ऐसा नहीं कि कोई भी कैटलिस्ट कोई भी रिएक्शन को कैटलाइज करा देगा। कोई एक पर्टिकुलर कैटलिस्ट जो है वो एक पर्टिकुलर रिएक्शन को ही क्या कराता है? कैटलाइज कराता है। क्लियर? ऐसा नहीं कोई भी रिएक्शन किसी भी रिएक्शन में, कोई भी कैटलिस्ट किसी भी रिएक्शन में डाल दो तो वो उस रिएक्शन की मतलब स्पीड को बढ़ा देगा, ऐसा नहीं होगा। कोई एक पर्टिकुलर कैटलिस्ट कोई एक पर्टिकुलर रिएक्शन में ही उसकी स्पीड को बढ़ाएगा। तो इसलिए इसका नेचर क्या होता है? स्पेसिफिक होता है। क्लियर? देन उसके बाद ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है, मोर इफेक्टिव व्हेन इट इज़ यूज्ड इन डिवाइडेड फॉर्म। ठीक है, क्या होता है? ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है, हमारा कैटलिस्ट जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है जब हम लोग उसको डिवाइडेड फॉर्म में यूज़ करते हैं। मतलब छोटे छोटे पीसों में उसको डिवाइड करके यूज़ करेंगे रादर देन एक बड़े ब्लॉक। बड़े ब्लॉक के अलावा अगर हम इसको छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करके कैटलिस्ट को यूज़ करेंगे जो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। क्यों? क्योंकि जब हम बड़े ब्लॉक को किसी छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करते हैं तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, और कैटलिस्ट क्या करता है? किसी भी रिएक्शन को एक सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है जो मतलब जब भी हम कैटलिस्ट किसी रिएक्शन में डालते हैं तो कैटलिस्ट क्या करता है? उन रिएक्टेंट्स को जो रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, अगर वो रिएक्ट नहीं कर रहे होंगे तो मतलब क्यों? क्योंकि वो पास नहीं आ रहे हैं, तो कैटलिस्ट क्या करता है? उनको एक सरफेस प्रोवाइड करता है जिससे वो क्लोज आता है, और क्लोज आने के बाद वो क्या करते हैं? रिएक्शन करते हैं। तो अगर हम लोग फाइनली डिवाइडेड फॉर्म में यूज़ करेंगे कैटलिस्ट तो क्या होगा? कैटलिस्ट का सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। तो मतलब ज़्यादा सरफेस अवेलेबल होगी रिएक्शन के लिए। तो जब ज़्यादा सरफेस अवेलेबल होगी रिएक्शन के लिए तो कैटलिस्ट क्या करेगा? ज़्यादा अच्छे से रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा पाएगा। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट इसकी एक और प्रॉपर्टी आ जाती है, जैसे अगर हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन हो, अगर हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन हो मतलब ऐसी रिएक्शन जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जा रही है और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जा रही है, तो उस केस में क्या होता है? अगर हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन हो तो जो हमारा कैटलिस्ट है वो इंक्रीज करता है द स्पीड ऑफ बोथ फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, जब हमारे पास कोई रिवर्सिबल रिएक्शन होती है तो कैटलिस्ट क्या करता है? रिवर्स जो आपकी जो बैकवर्ड रिएक्शन होती है उसके भी रेट को इंक्रीज़ करता है, और जो फॉरवर्ड रिएक्शन होती है उसके भी रेट को इंक्रीज़ करता है। तो रिवर्सिबल रिएक्शन में कैटलिस्ट दोनों ही डायरेक्शन में बराबर एक्ट करता है। जितना वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रेट को बढ़ाएगा, स्पीड को बढ़ाएगा, उतना ही वो बैकवर्ड डायरेक्शन में भी स्पीड को इंक्रीज़ करता है। क्लियर? तो ये थी कुछ हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी? कैटलिस्ट की। यहाँ पे हम लोग एक छोटा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, एक रोल ऑफ डिसॉर्प्शन इन कैटालिसिस, कि डिसॉर्प्शन का कैटालिसिस में क्या रोल होता है। रोल ऑफ डिसॉर्प्शन इन कैटालिसिस, डिसॉर्प्शन कैसे मतलब कैटालिसिस को इफेक्ट करती है। देखिए जनरली क्या होता है,
जब भी हमारे पास कुछ रिएक्शंस होती हैं, जनरली मेन गैसेस की रिएक्शन, क्योंकि जो हमारी एड्जॉर्प्शन है या जो मतलब बेसिकली जो एड्जॉर्प्शन प्रोसेस है उसी का रिवर्स क्या है, डिसॉर्प्शन। तो एड्जॉर्प्शन प्रोसेस हमारा कहाँ पे देखने को मिलता है, जहाँ पे हमारे पास सॉलिड क्या होता है, एड्जॉर्बेंट, और हमारी जो एड्जॉर्बेट होती है वो कौन होती हैं, गैसेज होती हैं। ठीक है, तो डिसॉर्प्शन का कैटलिसिस में क्या रोल है हमने वो देखना है। होता क्या है बेटा, जब भी हम लोग कोई कैटलिस्ट यूज़ करते हैं किसी केमिकल रिएक्शन में, मान लेते हैं किसी केमिकल रिएक्शन में हम लोग कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं, तो कैटलिस्ट हम लोग यूज़ करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम सॉलिड। हम लोग क्या यूज़ करते हैं, सॉलिड कैटलिस्ट यूज़ करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। अब दो गैसेज है, मान लेते हैं ए और बी, इनके बीच में रिएक्शन करानी है इस कैटलिस्ट ने इनका रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करना है, इंक्रीज कराना है। तो क्या होगा, कैटलिस्ट इन दोनों ए और बी तरह की गैसेस को, ए भी एक तरह की गैस मान लेते हैं, बी भी एक तरह की गैस मान लेते हैं, तो जो ए और बी है इनको रिएक्ट करने के लिए सरफेस प्रोवाइड करता है कौन, कैटलिस्ट। तो होगा क्या कि ये दोनों गैसेज आके एब्जॉर्ब हो जाएंगी इस कैटलिस्ट की सरफेस के ऊपर, क्या हो जाएंगी, एब्जॉर्ब हो जाएंगी, एब्जॉर्ब हो जाएंगी कैटलिस्ट की सरफेस के ऊपर। जब ये दोनों गैसेस कैटलिस्ट की सरफेस के ऊपर आके एब्जॉर्ब होंगी तो मतलब धीरे 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 क्या होगा, कैटलिस्ट की सारी सरफेस जो है वो ऑक्यूपाई हो जाएगी। तो अगर उसकी सारी सरफेस ऑक्यूपाई हो जाएगी तो क्या फर्दर एड्जॉर्प्शन हो सकती है, और अगर फर्दर एड्जॉर्प्शन नहीं होगी तो क्या रिएक्शन आगे चलेगी, क्योंकि कैटलिस्ट क्या कर रहा है, इन दोनों को रिएक्ट करने के लिए सरफेस प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर सारी सरफेस पे यही बैठे रहेंगे पुराने वाले मॉलिक्यूल, तो नए वाले कैसे आएंगे, और ज़्यादा रिएक्शन कैसे कराएगा कैटलिस्ट, है ना। तो क्या होगा, जब ए और बी आते हैं इसकी सरफेस के ऊपर और यहाँ पर आके प्रोडक्ट बनाते हैं, उसके बाद फिर क्या होता है, जब प्रोडक्ट बनता है तो उसके बाद फिर डिसॉर्प्शन होती है। जब डिसॉर्प्शन हो जाएगी यहाँ से, तो फिर से कैटलिस्ट की फ्रेश सरफेस अवेलेबल हो जाएगी, और उस फ्रेश सरफेस के ऊपर नए मॉलिक्यूल फिर से आएंगे। फिर वो नए मॉलिक्यूल उसकी सरफेस के ऊपर फिर से आएंगे, तो वो क्या करेंगे, फिर से प्रोडक्ट बनाएंगे, और फिर से प्रोडक्ट बनाने के बाद जब प्रोडक्ट बन जाएंगे वो फिर से वहाँ पर क्या होगी, डिसॉर्प्शन होगी, तो फिर से फ्रेश सरफेस जो है वो अवेलेबल हो जाएगी। तो डिसॉर्प्शन का रोल क्या है कैटलिसिस में, बेसिकल डिसॉर्प्शन क्या करती है, फिर से कैटलिस्ट की फ्रेश सरफेस अवेलेबल कराती है फॉर न्यू रिएक्शन। क्योंकि अगर पुराने कैटलिस्ट यहाँ पर आएंगे और वहीं अगर यहाँ पर रहेंगे तो कैसे मतलब फर्दर नए मॉलिक्यूल कैसे आ सकते हैं कैटलिस्ट की सरफेस के ऊपर, है ना। हम तो कह रहे थे कि कैटलिस्ट एक ऐसी चीज़ है जो क्या करते हैं, थोड़ा सा अमाउंट भी उसका सफिशिएंट होता है क्या कराने के लिए, पूरी केमिकल रिएक्शन कराने के लिए। तो अगर ये यहाँ से जाएंगे नहीं तो फर्दर रिएक्शन कैसे होगी, क्योंकि सरफेस ही नहीं अवेलेबल होगी, और जब तक सरफेस नहीं होगी और नए ए बी नहीं आएंगे तो क्या होता है, जब भी ए बी आते हैं इसके सरफेस के ऊपर आपस में रिएक्ट करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, और उसके बाद यहाँ से डिसॉर्प्शन होती है। डिसॉर्प्शन के प्रोसेस की वजह से क्या होता है, जो प्रोडक्ट बना होता है वो वहाँ से निकल जाता है और फ्रेश सरफेस जो है वो अवेलेबल हो जाती है। तो डिसॉर्प्शन का मेन रोल यही है कैटलिसिस में कि वो क्या करता है, जो प्रोडक्ट बन जाता है उसको वहाँ से डिसॉल्व करा देता है, वहाँ से रिमूव करा देता है, और नई फिर से फ्रेश सरफेस अवेलेबल कराता है कैटलिस्ट की, किसके लिए, फॉर इनकमिंग रिएक्शन के लिए या इनकमिंग रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के लिए। क्लियर। तो रोल ऑफ डिसॉर्प्शन क्या है, कैटलिस्ट की फ्रेश सरफेस को अवेलेबल कराना फॉर फर्दर रिएक्शन। क्लियर। अब हम लोग डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, तो हमारे पास कैटलिस्ट कह लीजिए, कैटलिसिस कह लीजिए। ठीक है, तो हमारे पास दो तरह की कैटलिसिस होती है। ठीक है, एक होती है हमारे पास होमोजीनियस कैटलिसिस, ठीक है, और दूसरी होती है हेट्रोजीनियस कैटलिसिस। एक होमोजीनियस कैटलिसिस और दूसरी हमारे पास होती है हेट्रोजीनियस कैटलिसिस। ठीक है, होमोजीनियस कैटलिसिस एंड हेट्रोजीनियस कैटलिसिस। क्लियर। अच्छा, वो कैटलिसिस जिसमें क्या होता है, हमारे रिएक्टेंट और मतलब जो हमारा रिएक्शन मिक्सचर है और हमारा कैटलिस्ट है, अगर वो दोनों सेम फेस में होंगे, मतलब अगर हमारे रिएक्टेंट गैसेस फेस में है तो कैटलिस्ट भी अगर गैसेस फेस में होगा तो हम उसको बोलेंगे होमोजीनियस कैटलिसिस। अगर हमारे रिएक्टेंट जो है वो सॉलिड फेस में है और हमारा कैटलिस्ट भी सॉलिड फेस में है तो हम उसको बोलेंगे होमोजीनियस कैटलिसिस। मतलब जो स्टेट है रिएक्शन मिक्सचर में रिएक्टेंट्स की और हमारा जो कैटलिस्ट है, अगर उन सभी की जो फिजिकल स्टेट है वो सेम होगी तो उस कैटलिसिस को हम लोग क्या बोलते हैं, होमोजीनियस कैटलिसिस। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि इन विच
in which catalyst and reaction mixture are in same phase। मतलब सेम फिजिकल स्टेट होगी, जहाँ पे जिस कैटलिसिस में सेम फिजिकल स्टेट होगी किसकी, कैटलिस्ट की और रिएक्शन मिक्सचर की, उस कैटलिसिस को हम लोग क्या बोलते हैं, होमोजेनियस कैटलिसिस। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के बीच की रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ NO। नाइट्रिक ऑक्साइड भी गैस है, ये भी गैस है और ये भी गैस, तो मिलने के बाद ये क्या बनाते हैं, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये भी क्या बनी, गैस। तो पूरा रिएक्शन मिक्सचर भी गैस स्टेट में है और कैटलिस्ट भी हमारा किस में है, गैस स्टेट में। तो ये किसकी एग्जांपल होगी, होमोजीनियस कैटलिसिस की। फिर जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड भी हमारी गैस है, इसकी रिएक्शन कराओ ऑक्सीजन के साथ, वो भी हमारी गैस, तो क्या बनेगा, इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड ही कराओ, ये भी क्या है, गैस है, तो क्या बनेगा, ये बनता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी क्या होती है, गैस नेचर की। क्लियर। तो ये भी हमारे एग्जांपल किसकी है, होमोजीनियस कैटालिसिस की। अच्छा, अब हेट्रोजीनियस कैटालिसिस क्या है, जिसमें हमारे रिएक्शन मिक्सचर और कैटलिस्ट जो है वो डिफरेंट फेज में प्रेजेंट होंगे। मतलब अगर रिएक्शन मिक्सचर हमारा मान लेते हैं गैस में है, तो जो हमारा कैटलिस्ट है वो सॉलिड स्टेट में होगा। मतलब जब फिजिकल स्टेट सेम नहीं होगी रिएक्टेंट रिएक्शन मिक्सचर की एंड हमारे कैटलिस्ट की। क्लियर। इन विच कैटलिस्ट and reaction mixture, in which catalyst and reaction mixture is present in different phase। मतलब दोनों की फेज क्या होगी, डिफरेंट, दोनों की स्टेट क्या होगी, डिफरेंट होगी, उसको हम लोग हेट्रोजीनियस कैटालिसिस बोलते हैं। क्लियर। एग्जांपल जैसे एग्जांपल आ जाएगी, जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच की रिएक्शन, ये हमें क्या देती है, एमोनिया। रिएक्शन को बैलेंस करो, ये मिलती है हमें अमोनिया, और अमोनिया के स्टेट में है, गैस स्टेट में। लेकिन यहाँ पर जो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, वो आयरन एंड मोलिब्डेनम को यूज़ करते हैं, और ये रिएक्शन हमारी रिवर्सिबल होती है, और ये हमारी रिएक्शन क्या होती है, रिवर्सिबल, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी चलती है और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी चलती है। क्लियर। ये भी सॉलिड फेज में है मोलिब्डेनम, और ये भी। यहाँ पर आयरन को बोलते हैं हम लोग कैटलिस्ट और मोलिब्डेनम को बोलते हैं हम लोग प्रोमोटर। प्रोमोटर क्यों बोलते हैं इसको, प्रोमोटर क्या होता है कि जो फर्दर कैटलिस्ट की एबिलिटी को भी और ज़्यादा बढ़ा देता है। मतलब कैटलिस्ट क्या कर रहा है, रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा रहा है, तो मोलिब्डेनम क्या करता है, कैटलिस्ट की एक्टिविटी को और बढ़ाता है, मतलब कैटलिस्ट की पावर को और ज़्यादा बढ़ा देता है, जिससे कैटलिस्ट और ज़्यादा रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है। तो मतलब प्रमोटर इसकी एबिलिटी को और ज़्यादा एनहांस करता है और ज़्यादा बढ़ा देता है, उसको हम लोग प्रमोटर बोलते हैं। क्लियर। जैसे एग्जांपल और देखनी है इसमें, सल्फर डाइऑक्साइड गैस और ऑक्सीजन गैस की रिएक्शन जो है वो हम लोग प्लेटिनम की प्रोसेस में भी कराते हैं, क्या बनता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। ठीक है, 2 टाइम। तो ये रिएक्शन ऊपर हमने होमोजेनियस कैटालिसिस में भी लिखी है, यहाँ भी लिखी है। मतलब ये रिएक्शन फिर नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोसेस में भी हो सकती है और प्लेटिनम की प्रोसेस में भी हो सकती है। क्लियर। फिर जैसे एक एग्जांपल और देख लेते हैं, इसमें बड़ी अच्छी एग्जांपल है, 10th क्लास में भी की थी। वेजिटेबल ऑयल कि जब हम लोग हाइड्रोजनेशन कराते हैं, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ निकल एट 473 केल्विन टेम्परेचर, तो क्या मिलता है हमें, सॉलिड फैट। ठीक है, क्या मिलता है हमें, सॉलिड फैट, जिसको आप लोग घी भी बोलते हो। क्लियर। तो यहाँ देखो, ये हमें सॉलिड फॉर्म में मिला, ये हमें गैस फॉर्म में मिला, ये हमारे पास लिक्विड फॉर्म में है, और कैटलिस्ट हम किस फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं, सॉलिड फॉर्म में। तो देखो कैटलिस्ट और रिएक्शन मिक्सचर की जो फिजिकल स्टेट्स हैं वो क्या है, डिफरेंट है। तो ऐसी कैटालिसिस को हम लोग क्या बोलते हैं, हेटेरोजीनियस कैटालिसिस। तो दिस इज़ ऑल फ्रॉम दिस टॉपिक फॉर टुडेज़ वीडियो। नेक्स्ट हम लोग इसके बारे में आगे फिर से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।